उन्होंने देखा ही यही कलेक्शन है, उन्होंने सीखा भी यही कलेक्शन है। कोई आया नहीं उनके पास ये सिखाने के लिए। आप 6 महीने आपके पास जॉब चली जाए, आप सब कुछ आप पे करते रहोगे क्या? बीइंग जेन्युइन विद द कस्टमर, अगर कॉन्टेक्टिबिलिटी है ना तो इसके मीन्स चांसेस भी हैं वो पैसा पे करेगा। फिनटेक कंपनी में जो डेट रिकवरी कर रहे हैं उसमें क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं? लीगल जाने के बाद क्या लोन रिकवरी हो जाती है? टॉप 3 कंपनीज जहां पर आप जॉब करना चाहेंगे? I never thought that one day I'll become this. हेलो एंड वेलकम बैक टू द आईएल शो। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ अनपेड इंटर्न की थी और आज ये बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक एनकॉर, आईबीएम, पेमी, इंडिया लेंस में एज अ कलेक्शन हेड वर्क कर रहे हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग मिस्टर पंकज ढाल के साथ सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो वेलकम सर टू द आईएल शो। सो आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है, फ्रॉम अ इंटर्न टू रेवेन्यू हेड, देन उसके बाद कलेक्शन हेड। सो आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताइए कि किस तरीके से आपने अपने करियर की स्टार्ट की एंड यहाँ तक पहुँचे। जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ तो देयर वाज नॉट माय इंटेंशनल करियर जो मैं स्टार्ट करना चाहता था। इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन ऑब्लिगेशंस दैट आई हैड टू गो थ्रू। सो अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मगर करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज getting into this financial institutions was not my first choice. Neither it was my plan A. Plan A was always been into sports. So I started playing cricket when I was in class 8. Meanwhile, it was happening at back of my mind. I didn't realize it. But today, when I see that I had to go through all that difficult part, but again, my Dadaji's wording, what couldn't kill me made me strong. So today I am here right in front of you, who was earning 2,500 rupees as my first salary, and now I'm heading certain operations and collections. So this is how I started. राइट, सो इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग जर्नी एंड बहुत सारे लोग इनिशियल लेवल पे ही आके अपने आप पे हार मान लेते हैं, बट आपके केस में ये बिल्कुल हार मानना तो कोई चीज़ ही नहीं होती आपके हिसाब से। तो ये है क्योंकि अगर आप बेसिक लेवल से लोग बोलते हैं यार इस जॉब से क्या ही हो जाएगा, मतलब जो आप बता रहे हैं कि बस में जाके क्रेडिट कार्ड के फॉर्म फिल करना है। तो इनिशियली अगर आज की डेट में किसी से कहा जाए कि हाँ तुम जाओ बस की जाके फॉर्म फिल करो क्रेडिट कार्ड के, तो जो यंग लोग हैं वो इस चीज को तो पहले ही ऑब्सोल्यूट कर देते हैं कि हाँ मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरे टाइप का काम नहीं है। सो आई थिंक आपकी जर्नी से एक चीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीखने को मिलती है कि काम जो मिले उसको उस टाइम पे करना चाहिए, बिकॉज वो कुछ ना कुछ तो सिखा के ही जाता है आपको। Absolutely, absolutely. वो कहीं पे भी आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाते हैं। और यही चीज जो है आज की जनरेशन को समझनी चाहिए। अगर ये चीज आज की जनरेशन समझ लेती है तो जो लोग बोलते हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट उतना नहीं है, बट लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं। क्योंकि हाँ, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है तो वो ये बताते हैं कि ये मेरे टाइप का काम नहीं, इस वजह से मैं ये काम ही नहीं करूंगा। सो यू हैव टू इन्वॉल्व इन समथिंग एंड देन आपको अपने स्किल्स पे वर्क करना चाहिए, अपने करियर के लिए सही डायरेक्शन चूज करनी चाहिए। खाली बैठ के तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। राइट, Agreed, agreed. सो नेक्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो अपना ये है कि कलेक्शन जो प्रोसेस, ऑब्वियसली आप बहुत टाइम से कलेक्शन में है तो बहुत सारे कलेक्शन से रिलेटेड हम लोगों के क्वेश्चंस हैं। सो कलेक्शन प्रोसेस कैसे वर्क करता है, स्पेशली इन फिनटेक कंपनीज जो हो गई, आपका बैंक्स हो गई, तो जो कलेक्शन का जो प्रोसेस एक बनाया गया है उसका स्ट्रक्चर्ड क्या है, ये आप समझा सकते हैं कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। So in any of the collection companies or a fintech companies, collection has to be very systematic and structured. When I say very systematic and structured, there are a lot of things come under it, which includes the strategy of touching base our customers, when to touch base our customer. At the same time, now, especially post digital lending guidelines came in 2022 by RBI. So it has become more important how we used to do our collections and how we are doing collections now, because all the licenses are on stake if we go for any unethical practices. Fortunately,
I learned that in US collections back in 2009 and 10, when the similar thing has happened in US, wherein I got to know how this transition looked like. When the digital lending guidelines came here in India, it became very difficult for rest of the players to manage with that sort of strict and stringent policies which RBI said. But I have seen that transition that helped me here in India to ensure how we could have the systematic and structured approach in fintechs and still manage to have better collections with the stringent policies. तो ऐसा हुआ कि जो मैंने देखा बैक इन जो मैंने भी बताया 2010 में, वो मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला जिसपे मैं उसको रेप्लिकेट कर पाऊँ, और वो रेप्लिकेट हुआ और बहुत इफेक्टिव हुआ इंडियन मार्केट और फिनटेक कंपनीज में. अभी नाउ पीपल आर looking after the similar approach because they didn't see that approach in their past. They have been doing collections the way they have saw it, or the traditional way of collection, where उसमें बहुत गलत वर्ड्स भी यूज होते हैं कि औकात नहीं है तो पैसा लिया क्यों. वी आर मेकिंग समवन फील बैड अबाउट इट. बट आई एम श्योर गौरव, मैं अगर आपकी बात करूं, आप भी ऑफिस में आते हो या अपने घर पे भी रहते हो, यू ऑलवेज वांट टू फील हर्ड, यू ऑलवेज वांट टू फील वैल्यूड. Why do we forget in fintech or any financial institution that it is everyone's right to feel heard and feel valued? And we miss this particular part in Indian collections. So I am bringing that part back in Indian collections, and that is how we are doing collections and making it further better if even I compare with traditional way of collections. So this is something which was missing in Indian collections, and now replicating the same process which I have done in US collections, it is actually fetching us better results in fintech organization, making it more structured and systematic approach. Right. So when I was doing research on you, I found कि आपने किसी कंपनी का कलेक्शन रेवेन्यू जो डेड कलेक्शन था, जो ऑलमोस्ट सबको लग रहा था कि ये तो वापस आ ही नहीं सकता, उसको आपने एज अ चैलेंज खुद से एक्सेप्ट कर लिया और उसको आपने ग्रो किया, 80-90% तक कलेक्शन को लेके चले गए. तो उसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या थी? मतलब क्या माइंडसेट था कि हाँ आपको लगा कि ये तो ऑलमोस्ट सबको ही लग रहा है, कंपनी को भी लग रहा है, कंपनी खुद कह रही है कि ये वापस नहीं आ सकता है पैसा, देन यू टुक एज अ चैलेंज, आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया और खुद से ही उसको ग्रो करना शुरू किया, खुद की टीम बिल्ड करी. तो उसके पीछे का क्या स्ट्रैटेजी थी या क्या माइंडसेट था उसके? सो आई वाज इनटू अ वेरी यंग एज ऑफ माइंड, एंड तो मैं काफ़ी चीज़ें कर रहा था. और मेरी एक आदत है, जो हमारे पास टूल्स अवेलेबल रहते हैं ना, मैं अपने आप से एक पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, आर वी एक्चुअली यूजिंग दिस टूल्स विद 100% यूटिलाइजेशन ऑक्यूपेंसी के साथ, क्या हम उसको यूज़ कर रहे हैं? तो आई ऑलवेज यूज टू आस्क दिस क्वेश्चन फॉर माई सेल्फ. तो कई बार लगता था कि नहीं, मैं शायद इसको मैं 50% यूज़ कर रहा हूँ, उसको 85 कर रहा हूँ, शायद मैं इसको 100% कर रहा हूँ, मगर जिसको मैं 50 और 85 कर रहा हूँ, क्या मैं जस्टिस कर रहा हूँ जो मेरे पास टूल्स अवेलेबल हैं? फॉरगेट अबाउट एज एन एम्प्लॉय, आई स्टार्टेड थिंकिंग एज अ बिजनेसमैन. आई एम कमिंग टू ऑफिस, मैं अपना लैपटॉप ऑन कर रहा हूँ तो मैं इतने अपनी दुकान का शटर उठा रहा हूँ, ठीक है. शटर उठाने के बाद जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, आई एम कंसिडरिंग देम दैट आर दे एडिंग एनी वैल्यू टू माई बिजनेस और नॉट. दैट इज हाउ आई स्टार्टेड फीलिंग फॉर माई सेल्फ कि हम ऐसा भी कर सकते हैं. Why to live like an employee? Why can't we think like a businessman? तो ऐसे ही मैंने कुछ किया. मैंने देखा कि it was for me, I was pretty young. I was not even aware कि बैलेंस शीट्स क्या होती है, क्या होता है. But I started researching कि इसमें क्या है, कि बैड डेट्स कहाँ जाते हैं, राइट ऑफ डेट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में क्या उसका वैल्यू ऐड करता है या नहीं करता. तो मैंने देखा बैलेंस शीट में तो कोई वैल्यू ऐड ही नहीं कर रहा, मगर एट द सेम टाइम एज ए बिजनेस ना मैं उसको बेच रहा हूँ, ना मैं उस पर काम कर रहा हूँ. तो देयर वाज डेफिनेटली अ रिस्क, बट एट द सेम टाइम देयर वर लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स देयर वाज इंक्लूडेड एज अ बिजनेसमैन और एज अ एम्प्लॉय थिंकिंग एज अ बिजनेसमैन. तो मैंने वही बात करी अपने सीनियर से कि आई वांट टू क्रिएट अ टीम एंड आई वांट टू नेम देम अ स्पेशल रिस्पॉन्स टीम. that was called as a SRT abbreviation, along with my manager. तो मैंने बोला कि लेट्स स्टार्ट इट. मैंने बोला ठीक है, स्टार्ट करते हैं. एंड माई एम्प्लॉयज, माई पीपल हु आर वर्किंग अंडर मी, दे वर वेरी एक्साइटेड, समथिंग न्यू हैज़ कम.
हम एक स्पेशल रिस्पॉन्स टीम में जा रहे हैं, दे डिडंट इवन हैव एन आइडिया कि हम कौन सी इन्वेंट्री पे कॉल करने जा रहे हैं, हम उस इन्वेंट्री पे कॉल करने जा रहे हैं वहां पर जहाँ स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन, SOL कहते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन, जहां पर आप लीगल नहीं जा सकते, ठीक है। फेयर रिपोर्टिंग एक्ट के हिसाब से हम 7 साल से ऊपर यूएस में क्रेडिट ब्यूरो पे हम उसका डेटा उसके बाद नहीं ले सकते। तो ना कस्टमर के पास रीजन है कोई पे करने का, उसके क्रेडिट रिपोर्ट से वो जा चुका है, हम लिटिगेशन कर नहीं सकते, लीगल जा नहीं सकते। स्टिल आई हैव टेकन द स्टेप, फर्स्ट स्टेप अहेड टुवर्ड्स दिस जर्नी। तो मैंने बोला नहीं, इट्स ओके, आई स्टिल वर्क ऑन इट। सो my team was so motivated, self-motivated. Even they got to know that we have to work like this, but they knew that they are working with Pankaj, and I knew that I had that confidence that I am working with my team. So there was a cross-level, I would say, comfort and motivation that we got from each other. तो हमने बोला स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट किया तो वहाँ पर एक फ्रेश इन्वेंट्री होती है फॉर योर कंपैरिजन, जो अभी चार्ज ऑफ होके आया होता है। एक दूसरा होता है जो ऑलरेडी 6, 7, 8 साल से पड़ा हुआ है, उस पर कभी काम ही नहीं हुआ। तो अब हमने 6, 7 साल, 8 साल वाला डेटा उठाया। फ्रेश का जो हमारा पर एजेंट कैश एवरेज के हिसाब से हम अपनी प्रोडक्टिविटी करते थे, सो देयर वाज समवेयर अराउंड $15,000 in fresh bucket or fresh inventory. Similarly, we were chasing in this particular inventory which doesn't lie anywhere, जो कहीं पर है ही नहीं। It took me 4 to 5 months, but इस इन्वेंट्री ने क्रॉस्ड $15,000 और फ्रेश इन्वेंट्री को बीट किया था। एंड देन वी हैड दैट बिलीव that if we believe in something, that is possible. So that is how I got multiple rewards and recognition. I got promotion in 18 months. Onco didn't have that policy to promote someone before 24 months. I was the only one, and till date I am the only one who was promoted in 18 months, Right. just because of that initiative. And that was just not an initiative, there was an eye opener for a lot of employees, Right, lot right. of people who were working around, that if we start feeling like a businessman, staying as an employee, that's how your next level doors would open. That's how you can even think of a next level leader. That's how you can have a motivation for a lot of people. That's how people will look after you and want to follow your steps. And that is how someone called like a true leader. So I learned from my leaders, and that is how again I replicated it in my life. So it went and it worked well for me. वेरी इंटरेस्टिंग केस। सो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर एक टीम में कोई एक बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ काम करता है तो वो पूरी टीम के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है कि हाँ, किस तरीके से अगर ये कर सकता है तो उसको मोटिवेशन आ जाएगी, अरे कर तो हम भी सकते हैं। बट इट्स ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क, एंड यंग एज में ऑब्वियसली रिस्क तो लेने ही चाहिए। आई बिलीव कि हाँ, अगर आप इस एज में 25 साल की एज में, 26 साल की एज में, या 24-25 साल की एज में, रिस्क लेने में क्या ही दिक्कत है। बट लोग अभी भी डर जाते हैं कि अरे यार रिस्क लेंगे तो ऐसा ना हो गलत हो जाए। गलत होगा तो कितना ही गलत हो जाएगा। अभी इसमें थोड़ा सा मैं ऐड और करना चाहूंगा। अभी we and there are a lot of youngsters, they feel कि वो ऑफिस आ रहे हैं, उन्हें एक रेस है। मैं 2 दिन ऑफिस नहीं जाऊंगा, मेरे से आगे कोई रेस में निकल जाएगा। मैंने ये काम ढंग से नहीं किया तो मेरे से आगे कोई रेस में चला जाएगा। तो मेरे को ये लगता है कि we need to take a pause, think what is happening around us, why we are doing what we are doing, what are the rationales around it, am I doing it in the right way? So I suggest all my direct reportees, employees, that introspection is the key of your roadmap. Right. अगर आप अपने आप से बात नहीं करोगे थोड़ी देर रुक के, तो आप इस रेस में भागते रहोगे, और भाग के कहाँ जा रहे हो आपको भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। So take a pause, think, introspect, and move on. Probably you may need this exercise on a regular basis, but don't think that we are into this race. So that is how youngsters who are working, they feel like कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। Hold on, take a break,
take a break. So right. everyone is in race, and probably जो हम अपने आप से सबसे अच्छा निकाल के दे सकते हैं ना, शायद वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा कहीं ना कहीं. दिस इज व्हाट आई थिंक, नॉट फॉर एवरी केस बट इन लॉट मेनी केसेस दैट आई हैव सीन पर्सनली. राइट, बिकॉज आप इतने ज्यादा यंग फोर्स को ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, Yes. पहले से भी करते आ रहे हैं, तो एक Absolutely. चीज तो नोटिस हो जाती है कि हाँ हम लोगों के अंदर क्या लैग कर रहा है. तो ये चीज तो आई बिलीव ऑल्सो कि हाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि हाँ आपको क्या कर रहे हो, एक सेकंड का पॉज लेके देन रीस्टार्ट कर लो. कोई रेस तो चल नहीं रही है, हम लोगों ने मान के रखा है कि हाँ रेस चल रही है, उसी में दौड़ना है, उसी में जीतना है, ऐसे ही बट एक्चुअल में रेस तो खुद से ही है भाई. खुद से तो फिर रेस्ट भी ले सकते हो, पॉज भी ले सकते हो, राइट राइट, पानी भी पी सकते हो, तो ये चीज तो है. सो नेक्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो ये है, क्या कलेक्शन एजेंट्स होते हैं, बैंक्स के होते हैं या किसी भी कंपनीज के होते हैं, वो डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं जाके? जाके आप क्या, यानी कि आप हाँ, जब मतलब जाके डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं या फोन पे कह रहे हैं आप कि आप इन पर्सन, हाँ, कि डायरेक्ट घर person. जाके किसी के या ऑफिस में जाके किसी के, जो हम लोग देखते हैं यूजुअली बहुत सारे बैंक्स के जो एजेंट्स होते हैं या कंपनीज के एजेंट्स होते हैं, थर्ड पार्टीज जो कंपनी होती है उनके एजेंट्स, तो घर आके फैमिलीज के साथ बात करने लगते हैं या इंटरेक्ट करने लगते हैं, तो क्या वो एक्चुअल में सही होता है या कर सकते हैं कि नहीं? अथॉरिटी है उनके पास इस चीज की? अगर एबिलिटी में बोला जाए कि क्या कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एबिलिटी इज यस, कर सकते हैं. कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, दैट इज अ सेपरेट पार्ट. ठीक है. सो अभी हम इस चीज को ना बहुत नेगेटिवली यूज करते थे इंडिया में. अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको हम फोन करेंगे, अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो हम आपके घर पे बंदे भेजेंगे, एजेंट भेजेंगे, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका सिबिल पे हम रिपोर्ट कर देंगे, आपको आगे से लोन नहीं मिलेगा. अब एबिलिटी में मैंने बोला यस हम कर सकते हैं, मगर कैसे करना चाहिए ये अब हम नेगेटिव तरीके से कर रहे हैं. क्या हम इसको पॉजिटिव तरीके से कर सकते हैं? डेफिनेटली यस. व्हेन आई स्टार्टेड द कन्वर्सेशन आई सेड कि आप ऑफिस में आते हो तो डू यू लाइक, इफ यू आर फीलिंग हर्ड, इफ यू आर फीलिंग वैल्यूड, डेफिनेटली यस. Obviously, yes. कैन वी यूज द सिमिलर एक्सरसाइज विद आवर कस्टमर्स? कैन वी से वी डोंट वांट, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कॉल करूं जब आप अपना टाइम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ स्पेंड कर रहे हो. मैं नहीं चाहता कि आप जब ऑफिस में आप काम कर रहे हो तो आपके पास फोन आए और आप डिस्ट्रैक्ट हो. मैं नहीं चाहता कि आपका सिबिल स्कोर खराब हो. मैं नहीं चाहता जब आपको आगे पैसे की जरूरत हो और आपको लोन ना मिले. क्या हम इसको पॉजिटिव तरीके से बोल सकते हैं? द आंसर इज यस. क्या मैं ये बोल सकता हूं? जब मैंने बोला कि इन पर्सन हम डिस्कशन कर सकते हैं, डेफिनेटली हम कर सकते हैं इन पर्सन डिस्कशन. दैट इज हाउ वी हैव अ फील्ड कलेक्शन टीम. तो बट उसको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं? क्या मैं एक मैसेज करके जा सकता हूँ कस्टमर के पास कि मैं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को और बेटर जानने की कोशिश करना चाहता हूँ, क्या मैं आपसे मिलके, क्या मैं आपको सोल्यूशन दे पाऊँ? मैंने आपके जैसे कस्टमर जो ऑलरेडी इस डिफिकल्ट सिचुएशन में थे, अपने एक्सपीरियंस से मैंने उनको इस सिचुएशन से बाहर निकाला है. क्या हम मिलके आपको मैं सिचुएशन बताऊं, रादर देन बीइंग अग्रेसिव. Can we be assertive? So there are three things: submissive, assertive, then aggressive. There is a very thin line between assertive and aggressive. Right. It's on the tone. आप कैसे बोलते हो? When you ask questions, then you get to know the real story of other person. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो इसी बीच में. आपका पेट में दर्द है, डॉक्टर ए है और डॉक्टर बी है. आप डॉक्टर ए के पास जाते हो, आप बोलते हो पेट में दर्द है, वो कहता है लो दवाई जाओ. डॉक्टर बी के पास जाते हो, डॉक्टर बी कहता है अच्छा आपका पेट में दर्द है, आपने कल क्या खाया था, आपका रूटीन क्या चल रहा है, क्या आपने पिया था, क्या आपने कोई बाहर का तो नहीं खाया. उसके बाद उसने भी आपको सेम दवाई दी, जाओ और खाओ. मगर नेक्स्ट टाइम आप कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे? बी के पास. क्यों? क्योंकि उसने चीजों को ठीक तरीके से समझने की कोशिश की, देन उसने अपने प्रिस्क्रिप्शन दिया या अपनी दवाई दी. दिस इज मिसिंग. हम उसको गलत तरीके से यूज कर सकते हैं. हम उसको मसल पार्ट में यूज करते थे फील्ड विजिट को, कि हम आपके पास जाएंगे, धमकाएंगे, बेइज्जती करेंगे, आपकी इधर उधर हल्ला मचाएंगे. तो ये सब इंस्ट्रक्शंस कंपनी की तरफ से नहीं आती, ये सब एजेंट अपने पास से करते हैं या कंपनीज इस टाइप की इंस्ट्रक्शंस दे सकती है, देती है? ऑब्वियसली अच्छी कंपनीज नहीं, बट जो लोकल कंपनीज होती हैं, छोटी कंपनीज होती हैं जो माइक्रो फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करती हैं छोटे बी टाउन्स में या स्मॉल टाउन्स में, वो ये कंपनीज प्रैक्टिस ज्यादा करती हैं एज कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज में जो कंपनी है, बेल्ट कल्चर्ड है जिनका, वो उस चीज को निगलेक्ट करती हैं.
मैं किसी कंपनी की इसमें गलती नहीं बोलूंगा, ना मैं किसी किसी फील्ड एजेंट की गलती बोलूंगा। शायद जो आपने देखा, देख के बड़े हुए, जो आपने स्कूल में सीखा, राइट। आप उस हिसाब से एक्ट करते हैं। उन्होंने देखा ही यही कलेक्शन है, उन्होंने सीखा भी यही कलेक्शन है, कोई आया नहीं उनके पास ये सिखाने के लिए। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे आरबीआई के स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स आ रहे हैं, हम अपनी कलेक्शन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम उसको पसंद नहीं कर रहे। हमारी अप्रोच क्या है, वी हैव टू डू इट बिकॉज आरबीआई हैज आस्क्ड अस टू डू इट। हैड इट बीन द केस आई चूज टू डू इट, आई हैव टू और चूज में बहुत फर्क आ जाता है। आई हैड टू कुक, आई हैव टू कुक फूड, आई चूज टू कुक फूड। किस में ज्यादा अच्छा बनेगा? चूज टू में ज्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि वो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहा हूँ। अभी भी यहाँ पर इंडिया में क्या है, हैव टू में बहुत ज्यादा जा रहे हैं। हैव टू में वो रिजल्ट और वो एथिकल प्रैक्टिसेस बाहर निकल के नहीं आ रही। मगर व्हेन आई चूज टू डू समथिंग, आई डू इट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं करूंगा वो, और शायद मैं उसको बहुत पैशन से करूंगा और बहुत अच्छा करूंगा। सिमिलरली जब मैं किसी को बताऊंगा कि लुक कलेक्शन ऐसे भी करते हैं, लुक इट्स नॉट दैट आई वुड, तो कस्टमर के पास ऑलरेडी एक रीजन है ना पे करने का था, उस शायद वो नहीं कर पाया। इंडिया का एनपीए एक ठीक ठाक जहां पर अंडर राइटिंग होती है, उनका 5 से 7% का एक एनपीए रहता है, विच इज डिफॉल्ट जिसको बोलते हैं, जिसका 90 डेज के अंदर रिकवर नहीं होता। क्या मैं अगर 1000 लोगों को या 1 लाख लोगों को लोन दे रहा हूं, क्या मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 5-7% ऐसे होंगे जो शायद जेन्युइन रीजन के साथ होंगे? आंसर इज यस, होगा जेन्युइन रीजन के साथ। क्या मेरे साथ नहीं हो सकता? आपके साथ नहीं हो सकता? आप 6 महीने आपके पास जॉब चली जाए, आप सब कुछ आप पे करते रहोगे क्या? नहीं करते रहो। अब क्या है, हम वो 7% को ऐसा ट्रीट करते हैं कि वही मेरा 90% है और बाकी 10%। हम वो नहीं देखते कि हम अंडरराइटिंग करते हैं तो प्रोविजनिंग होती है, प्रोसेसिंग फीस होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हम उसमें देखते हैं कि मेरा अगर 95% भी अगर ऑन टाइम पूल रहता है और 5% मेरा एनपी होता है ना, फिर भी मैं प्रॉफिटेबल हूं। मगर अब कलेक्शन टीम के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यही रिस्पॉन्सिबिलिटी की 5 से 7% से हमने पैसा कैसे लेके आना है। 95% तो प्रॉब्लम सॉल्व है। अब ये 5 से 7% को हमने सॉल्व कैसे करना है, वो हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड। मैं आपको कह रहा था, कस्टमर के पास ऑलरेडी एक रीजन था कि वो पे ना करे। शायद उसके पास डेथ इन द फैमिली थी, जॉब लॉस था, एक्सीडेंट था, वट एवर द सिचुएशन वॉज। एक रीजन वो हुआ, कस्टमर पे नहीं कर रहा। कैन आई बी ए सेकेंड रीजन? द आंसर इज नो। बट हेयर वी क्रिएट दैट सेकेंड रीजन। जब औकात नहीं है तो पैसा क्यों लिया, ऐसे बोल के। राइट। अब मेरे को पे भी करना है ना, हर्ट भी करता है। हाँ, हर्ट भी करता है। तो वी आर मेकिंग समवन फील बैड अबाउट इट। We are not listening to the story of that person, what has actually happened in the past. रीजन को नहीं जानना। हाँ, उसको पूछो, उससे बात करो। That is why I said Dr. A and Dr. B. Dr. B बनो ना, आप उससे पूछो क्या हुआ आपके साथ, आपका जो आप लोग हुआ। I'm sure that must have been very difficult situation. बहुत बहुत difficult होगा। At times आप ये भी बोलो कि let's say वो बोले कि look मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो बोलो कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं इस बात को समझ सकता हूं, तो शायद मैं झूठ बोलूंगा, क्योंकि मैं कभी इस सिचुएशन में था ही नहीं। बीइंग जेन्युइन विद द कस्टमर, वी कैन मीट द कस्टमर, बट बीइंग जेन्युइन शुड बी द अप्रोच। और उससे पूछो, उसको सपोर्ट करने के लिए जाओ कि बोलो लोग भैया, मैंने आपके जैसे लोगों को जो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में बाहर निकाला है, आई वॉन्ट यू टू टॉक टू मी। देन उसके बाद जब वो एक बार बंदा बात कर रहा है, तो इंश्योर करो वो पे कर रहा है या नहीं कर रहा है उस कॉन्वर्सेशन में, मगर वो कॉन्टेक्टिबिलिटी लूज ना हो। अगर कॉन्टेक्टिबिलिटी है ना, तो इसमें चांसेस भी हैं वो पैसा पे करेगा। ठीक है, और यही सिंपल है। आपका क्वेश्चन था क्या कलेक्शन एजेंट इन पर्सन डेटर से या एक कस्टमर से मिल सकता है? डेफिनेटली मिल सकता है, मगर किस अप्रोच के साथ जाता है वो इम्पोर्टेंट है उसके लिए। एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज किसी का रीजन पहले जान लो। अगर भाई यूजुअली लोग करते हैं कि सीधे जाके पैसा मांगने लगते हैं, बट एक्चुअल पूछो तो कि क्यों नहीं दिया भाई, क्या कारण था, क्यों नहीं दे पाए। एब्सोल्युटली। तो वहां पे उसको थोड़ा सा एक मोटिवेशन भी मिलेगी, हाँ चलो मैं कोशिश करूंगा अगली बार देने की, इस बार मेरा ईएमआई मिस हो गया, या नेक्स्ट टाइम पे मैं अपना पेमेंट टाइम से दे दूंगा, या मुझे टाइम दे दो। वो रिक्वेस्ट भी कर सकता है वहां पे आपसे। तो आप अपने बैंक्स में या अपनी कंपनी में भी ये चीज अप्रोच कर सकते हैं कि हाँ चलो इस कस्टमर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। फॉर एग्जांपल अगर उसने कंटिन्यूअस 20-30 ईएमआई पे किए हैं, तो ऑब्वियसली उसका इंटेंशन तो है नहीं कि वो एक ईएमआई आपकी खत्म करके राजा बन जाएगा, बस उसके पास कोई रीजन होगा। जो कलेक्शन एजेंट्स को ज्यादा जरूरी है जानना एज कम्पेयर टू कंपनी, ताकि वही तो मीडिएटर है जो कंपनीज को बताएंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और इसमें एक चीज और भी है जो मैं ऐड करूंगा यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हम इस अप्रोच के साथ
हम अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेंगे, हम इसमें अर्जेंसी भी क्रिएट करेंगे, मगर बाय बीइंग पॉजिटिव। ठीक है, वी डोंट वांट कि फर्दर इट विल हैव अनदर डीपीडी और अदर डेलिंक्वेंसी रिपोर्ट इन योर क्रेडिट। इफ द आइडिया इज टू मेक दैट कस्टमर बैक टू इन अ पेइंग हैबिट, उसको पेइंग हैबिट में लेके आना है, चाहे वो हम उससे पार्ट पेमेंट से पेइंग हैबिट में लेके आ रहे हैं, चाहे हम उससे पूरी ईएमआई लेके पेइंग हैबिट में लेके आ रहे हैं। लेट्स से अगर 5-6 ईएमआई उसकी ड्यू है, चाहे हम उसमें 2-3 या सारी ईएमआई लेके पेइंग हैबिट में लेके आ रहे हैं। राइट, द आइडिया इज टू जनरेट दैट फाइनेंशियल लिटरेसी कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पे। राइट, ठीक है, देखो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है, उसमें जब पैसा ले गया वो ले गया, वो विद द थॉट प्रोसेस कि मैं पैसा ही चुराने आया हूँ। जो चुराने आया वो तो कभी देने नहीं आएगा। राइट, ठीक है, मगर जहां पर गायब हमको हो पता है, जहां पर हमारा एक अंडरराइटिंग स्ट्रांग है, जहां पर हम देख रहे हैं हम अवॉइड कर सकते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को या एक्सरसाइज को हम अवॉइड कर सकते हैं, देन आज नहीं तो कल पैसा आपका आएगा। क्योंकि आपको भी बड़े होते हुए किसी ने ये संस्कार नहीं दिए होंगे पैसा लेके देना मत बेटा। राइट, ठीक है, तो उनको भी सही सेम ही संस्कार है कि ये पैसा लिया है तो देना है, मगर एक रीजन तो है ना देने का, जॉब चली गई। दूसरा रीजन है जो मेरे से बात कर रहा है, वो मेरे को ऐसा फील करवा रहा है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, एज इफ आई डोंट नो कि पे ना करने से मेरे ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। बट डोंट कीप ऑन रिपीटिंग इट। इफ यू वांट टू रिपीट समथिंग गुड, दैट वुड हैव दैट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर्स माइंड। कैसे होता है, जब मैं कलेक्शन करता था, जब मैं कलेक्शन एजेंट था रादर, सॉरी आई एम टेकिंग इट ना ना फर्दर, तो एक आइडिया आया कि हम कलेक्शन एजेंट पॉजिटिव रह के हम क्या क्या चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं कलेक्शन करता था, मैं देखता था यार इससे भी ये भी नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा। तो एक मेरी नज़र पड़ी कि डेट ऑफ बर्थ पे, मैंने डेट ऑफ बर्थ में देखा, मैंने गूगल खोला, उसमें देखा इसके अब जोडियक साइन क्या है। उसका जोडियक साइन लेट्स से टॉरस था। टॉरस की मैंने फैंटेसी पढ़ी, टॉरस की फैंटेसीज क्या होती हैं, गुड ट्रेड्स क्या होते हैं। फिर मैंने कस्टमर ने फोन उठाया ना, तो आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गुड ट्रेड्स ऑफ कस्टमर्स जोडियक साइन। उसमें क्या कस्टमर बात करना लगा मेरे से। मैंने बोला कि यार आपके जैसे लोग तो ऐसे नहीं होते कि पैसा लेके ना दें, ये तो आपका ट्रेड ही नहीं है ऐसा। तो ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ में, आपने पैसा तो लिया मगर दिया नहीं, मगर आई एम श्योर आपका जैसा कस्टमर तो पे करेगा वापस, फॉर श्योर करेगा। आपका जोडियक साइन क्या था? So I started building the conversation like that. People who were not even paying intentionally, they started paying. Right. Because I started telling them their good traits, that you are not like this. If you have taken the money, I am sure you will pay for sure. आप मेरे को पे नहीं करोगे तो किसी को तो करोगे, मगर ये पता आप करोगे, आप इतने भले आदमी तो हो। So that worked for me. So it's all about innovations, that how positively I can build my innovation to have success in my business. That is how I we think look this at is the one of the best tips for all the collection agents it. Yeah, to understand your customer first, absolutely, then talk to them. absolutely. Because इतना डीप में ये चीज तो किसी ने सोची भी नहीं होगी कि हाँ आप इस तरीके, हर एक इंसान का एक अपना वे होता है लाइफ जीने का, एक उसकी अपनी पर्सनैलिटी होती है। तो अगर आप उस पर्सनैलिटी को समझ लो तो काफी हद तक की चीजें आपके लिए इजी हो जाती हैं। उसको कन्विंस करना या उससे कोई काम करवाना, किसी भी टॉपिक के ऊपर हो या लोन के ऊपर ना हो, किसी भी चीज पे हो, बट अगर उसका बिहेवियर आपने समझ लिया, उसकी हैबिट समझ ली, और ये सारी हैबिट्स जैसा आपने बताया जोडियक साइन के थ्रू तो पता ही चल जाती है इससे। आई थिंक दिस इज द मोस्ट ट्रिकी थिंग Absolutely. यू हैव डन इन योर करियर, एंड ये सबको सीखनी चाहिए एंड सबको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में एक दो कस्टमर के साथ ट्राई करके देख सकते हैं सब लोग कि हाँ, देखते हैं कि हाँ ये वर्क कर रहा है। और डेफिनेटली अगर आपके केस में वर्क किया है तो 10, 20, 100 कस्टमर को अगर आपने कॉल किया तो उसमें से एटलीस्ट 10 तो ऐसे होंगे जो इस चीज से इंप्रेस हो गए होंगे कि भाई ये कौन है जिसने मेरे बारे में इतनी डीप इनसाइट्स रखी हुई हैं कि मेरा बिहेवियर ये है। लोग तो ट्रैक रिकॉर्ड तो सिबिल स्कोर पे बिहेवियर चेक कर रहे हैं। काट के एक बात और बताता हूँ, मेरे को ये भी याद है, मेरी पहली कस्टमर कौन थी जिसके साथ मैंने ये किया था, उसका नाम था बारबरा ब्लैक, एंड शी वाज समवेयर अराउंड 60 years old लेडी हु वाज लिविंग ऑन द सोशल सिक्योरिटी इनकम जो यूएस से मिलती थी। राइट, आई स्टार्टेड टॉकिंग हर ट्रेड्स विद हर, पॉजिटिव ट्रेड्स विद हर। तो मेरे को वो पहला कस्टमर मेरे को अभी भी याद है, क्योंकि वहां से एक यानी कि लाइफ टर्निंग हुआ था। ठीक है, जो पर्सन हु वाज स्ट्रगलिंग टू मीट 100% टारगेट, दैट पर्सन स्टार्टेड अचीविंग 200-250% ऑफ द टारगेट बाय स्विचिंग वन थिंग, ट्विकिंग वन थिंग लाइक दिस ओनली, दैट्स ऑल। सो इट स्टार्टेड लाइक दिस। technically you found the missing piece Yeah, of that was puzzle. a code that I cracked. So after that, things started working. It was just not limited to me.
When I become a team leader, I wanted people would become leaders, and they would grow themselves looking at me only. So how important it is to ensure that अगर वो मेरे को देख के सीख रहे हैं तो मेरे को सबसे पहले सही चीजें करनी है, एंड इंश्योर करना है कि वो भी आगे और लीडर्स में अपने जैसे क्रिएट कर पाऊँ. सो इट स्टार्टेड लाइक दैट ओनली. गुड पॉइंट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोगों का कलेक्शन में क्या चैलेंजेस होते हैं स्पेशली इन फिनटेक कंपनीज? सबसे मेजर चैलेंजेस क्या होते हैं एक कंपनी के सामने? सबसे पहले तो एक डेटा होता है जो जिसकी बहुत सारी गाइडलाइंस भी हैं, और इसमें बहुत सेंसिटिव डेटा होता है. ठीक है, दैट इंक्लूड्स KYC इंफॉर्मेशन. ठीक है, देन सेल्फी ऑफ अ कस्टमर स्पेशली इन डिजिटल lending, then how my employees are using those information. Earlier fintechs used to have contact list of the customer. There were a lot of chaos in the market that people are calling into my contact list. People are disclosing my debt to my all the people who are there in my contact list. Right. So it was a very major challenge for them. Then the pressure for collections. अब उसमें क्या हो रहा था, जो पिक्चर्स थी, सेल्फी थी, उसको मॉर्फ करके शेयर करने लग गए थे. बहुत सारे केसेस में चोर देखी गई है कि हाँ, चोर लिख के भेजने उनकी लग गए. फैमिली के साथ फोटो शेयर कर हाँ. सो जस्ट इमेजिन, एक पेडे लोन ले रहा हूँ मैं, 10,000 का लोन है. ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन है मैं उसको पे नहीं कर पाया. अब फिनटेक के पास ही सबसे बड़ा चैलेंज है हाउ टू इंश्योर कि वो डेटा प्रिवेसी भी रहे, किसी के पास अनड्यू एडवांटेज और एक्सेस ना चला जाए जो ऐसा करेगा. बिकॉज अगर मैं को एक इंसेंटिव अमाउंट दिख रहा है 5,000, 7,000, 10,000, क्या मैं अपने एम्प्लॉयज को इतना ट्रेन कर रहा हूँ कि डोंट गो अनएथिकल जस्ट टू अचीव योर टारगेट? एक ये चैलेंज है फिनटेक कंपनीज में. बाय द हेल्प ऑफ गॉड ग्रेस ये काफ़ी रिड्यूस हुआ है, काफ़ी. सो वी गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम टेक टीम्स, हाउ दे हैव disable lot of functionalities, how to ensure कि we keep it limited to the access level. कौन सा रोल है उस पर हम कितने एक्सेस दे सकते हैं. I also promote to have a number masking as well, wherein any one of us, I would not blame only team leaders or only agents, because pressure comes from the top, and by the time it goes down, उसमें एक intensity और compromise हो जाती है, और दूसरा जो आर्टिकुलेशन ऑफ माई वर्ड्स मे गेट कॉम्प्रोमाइज्ड. मैंने किसी को बोला कि लुक, इफ वी वांट टू रिमेन प्रॉफिटेबल वी नीड दिस मच ऑफ कलेक्शन. सम mature people take it very wisely, but there are some immature people who just take it as their KPI and target. Look, whatever I'll do, I need to achieve this, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा. तो एक ये चैलेंज था, मगर अगेन टेक टीम्स ने बहुत अच्छा इसमें कंट्रीब्यूट किया है. उसके बाद एक फिनटेक कंपनी जो खुद ही एक लेंडर भी है, उसके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हाउ टू रिटेन देयर एग्जिस्टिंग यूजर्स. क्योंकि एग्जिस्टिंग यूजर्स में एक तो एक्विजिशन कॉस्ट नहीं होता, उसको मार्केट से हमको नया लेके नहीं आना. ठीक है, अगर मेरा एग्जिस्टिंग बेस अपने पास एक बना है और बढ़ रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो लो कॉस्ट में हाई प्रॉफिटेबिलिटी है, रादर मैं न्यू यूजर लेके आऊं और उसके लिए करूं. प्लस उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है कि वो पहले से पेमेंट करता और है. हाँ, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा ही रहता है. अगर मेरा फ्रेश यूजर हो सकता है मेरे को अगर 90% पेमेंट कर रहा है, तो मेरा एक एग्जिस्टिंग यूजर मेरे को 98% कर रहा होगा. ऐसा नहीं है कि उनके पास चैलेंजेस नहीं आते, वहां पर भी चैलेंजेस आते हैं. तो हाउ टू रिटेन देयर एग्जिस्टिंग यूजर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो कहाँ से आता है? वो कस्टमर एंगेजमेंट से आता है. जब हम कस्टमर से बात करते हैं, एक चीज और दिमाग में आई मेरे, देखो क्रेडिट कार्ड तो यूको बैंक भी देता है, और क्रेडिट कार्ड तो अमेरिकन एक्सप्रेस भी देता है. व्हाट मेक्स इट डिफरेंट? सर्विसेज. एब्सोल्युटली. हाउ आई एम इंटरेक्टिंग विद माई क्लाइंट्स, हाउ ऑफ्टन आई एम शेयरिंग द सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंस विद माई क्लाइंट और कस्टमर. ठीक है, सो सर्विसेज मेड अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लेंडिंग इन द मार्केट. What can make us different from others? How I am treating my customer, why my customer should come back to me, what sort of services I am providing, what are the sense of communication I am sharing with the customer. Right. Am I reminding him about prepayments? Am I reminding on the due date?
am I sharing benefits of paying post missing the payment? So what sort of a conversation I'm doing it with my customer? Then उसके बाद अगर मैं देखो sales, customer service, operations, I consider this under one umbrella, which is called a communication business. The better I communicate, I can retain my existing customers. I can have a cost optimization by not onboarding new customers until unless I am scaling up my business. So there are a lot of points. So these are some current challenges that we have in fintechs. But can it be curved down? Yes, definitely, by doing certain practices and ensuring what can make us different in the market. It's your services, the way you talk, the way you retain. That is how it works, and it is a challenge for a lot of the fintechs and a lot of lenders who are still disbursing loans. They need to understand the minute thing of these challenges as well. So this is what I would conclude. राइट सो अभी कुछ टाइम पहले एक ऐसी न्यूज आई थी कि कंपनीज जो है कस्टमर का जो डेटा होता है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती हैं, मतलब कर रही हैं, तो ये क्या एक्चुअल में लीगल है या अनएथिकल प्रैक्टिस में आता है? ये भी कि कस्टमर का ऑब्वियसली कोई कंपनी है उसके पास 200 करोड़ कस्टमर का डेटा है फॉर एग्जांपल, नॉट इवन इंडिया, बाहर की भी कंपनी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, तो क्या वो कस्टमर का डेटा शेयर कर सकती है दूसरी कंपनीज के साथ? देखो, कस्टमर की कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, डेफिनेटली वी कैन नॉट. इवन लेट्स से इफ आई एम बीइंग अ लेंडर, if I'm outsourcing my collections, Right. so even in that case we'll have a non-disclosure agreement, NDA साइन होगा, NDA साइन में वो क्लॉज आएगा, क्लॉज में होगा कि आप डेटा का मिसयूज नहीं कर सकते. Then it is my responsibility at the time of sharing data, what all information I am sharing, what all information can be eliminated, and what all are the necessary information that can be shared. सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है एक कस्टमर के? Why would I share someone's KYC? Why would I share information which may include bank statement? Why would I include additional information that how much the customer is earning or whatever? There are a lot of things that comes in it. So if I am outsourcing my data for collections, I don't need to include that sensitive and KYC information there, which can be misused in the market. So डेटा शेयर कर सकते हैं बट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन Not with non-disclosure agreement, that data would remain secure. देन उसके पास क्या क्या सर्विसेज हैं, कि उसके पास AWS यूज कर रहा है, Amazon वेब सर्विसेज है, उसके पास नहीं है, क्या क्या उसका सेटअप है, क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड्स टू बी टेकन केयर एट द टाइम ऑफ शेयरिंग इट. तो ये कंपनी पहले से कंसीडर करके रख सकती है कि इन चीजों के पैरामीटर एक बनाती है, उनके बिहाफ पे फिर अपनी आउटसोर्सिंग करती है. Absolutely, and the company should also think of some premium players in the market. At times this get compromised at the time when हम कुछ pennies सेव करने के चक्कर में ना हम बहुत कुछ नुकसान झेल जाते हैं. ठीक है, तो I would suggest कि go with premium agencies only और premium partners only. At least आपका business स्टेक पे नहीं रहेगा, compromise नहीं हो सकता आपका business. सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगर कस्टमर पेमेंट नहीं कर पा रहा है, एज अ कस्टमर फॉर एग्जांपल किसी ने लोन लिया और वो टाइम से पेमेंट नहीं कर पा रहा, स्टार्टिंग में उसने पेमेंट किया बट वो नहीं कर पा रहा है, तो कंपनी क्या स्टेप्स ले सकती है उसके अगेंस्ट? जैसे एक तो आपने बता दिया एथिकल प्रैक्टिस करते हैं, बट उसके बाद भी अगर कोई कस्टमर पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो क्या एग्रेसिव एक्शंस होते हैं जो कंपनी ले सकती है जो कि लीगल भी है एंड कस्टमर को फॉलो भी करने पड़ेंगे? देखो, इंडिया में ऐसा नहीं है कि हम सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में हम लीगल नहीं जा सकते. वी कैन डेफिनेटली गो लीगल. जनरली जब आज के टाइम पे हम डिजिटल लेंडिंग करते हैं तो डिजिटल कलेक्शन भी हो रही है हमारे पास. जब डिजिटल कलेक्शन होती है तो उसमें हमारा कंसेंट होता है कि कैन वी प्रेजेंट नैच ऑन योर ड्यू डेट. पोस्ट दैट नैच, अगर हम नैच प्रेजेंट करते हैं वो कंसेंट के बाद, अगर वो बाउंस होता है, इट इज एज इक्विवेलेंट एज कि चेक बाउंस हुआ है. सेक्शन 138 लीगल में होता है दैट वी कैन प्रोसीड लीगल. देखो, आइडिया इज टू ऑलवेज हैव आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स बिकॉज इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस for customer, for us too. Arbitration is one of the options wherein we can go legal, we go to the court, we submit the case, and we can have the similar images, visual images in customer's mind. We can create those visual images. You are standing in front of a judge
he is passing on the judgment. It could be a wage garnishment. Wage garnishment का मतलब जो आपकी सैलरी से सरकार ने वो दे इतना पैसा तो यहीं पर जाएगा. Right. So definitely we can do it. Everything has its own norms. Everything has its own conditions. So even RBI tells us don't go unethical. If you want to go legal. But तो don't लीगल go. जाने के बाद क्या लोन रिकवरी हो जाती है, मतलब कितने % केसेस में हो जाती है? फॉर एग्जांपल 100 कस्टमर हैं, अगर हम लोगों ने 100 कस्टमर के खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया है, कोर्ट या आर्बिट्रेशन के थ्रू गए हम लोग, तो कितने % चांसेस हैं कि वो लोग अपना पेमेंट कर देंगे? बिकॉज ऑलरेडी अगर कोई ड्यू पे चल रहा है तो वो तो ये कहेगा कि भैया ऐसा खुद को है तो बैंकरप्ट दिखा देगा कि मेरे पास है ही नहीं, कि नहीं दे पाएंगे, आप मेरे से नहीं हो पा रहा, आप जो एक्शन लेना चाहो ले लो. तो कितने % चांसेस होता है यहाँ पे? देखो इसमें एज सच कुछ मैथमेटिकल सिचुएशन नहीं है जिसमें हैंड्स प्रूव्ड आ जाएगा. Right. वो कौन सा पूल में शेयर कर रहा हूँ लीगल के साथ, क्या क्या एक्टिविटीज मैं उसमें ऑलरेडी कर चुका हूँ. दो इंटेंशनल डिफॉल्टर होगा, वहां से मेरे पास पैसा आने का चांसेस है क्योंकि उसके पास पैसा है मगर जानबूझ के दे नहीं रहा. सो दे लॉयर्स एंड जज वो भी अपना ड्यू डिलिजेंस करते हैं, ठीक है. वहां से मेरे पास आने का चांसेस होता है. फिर वो सेटलमेंट्स में जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि कम ले लो, इतना नहीं, पूरा नहीं, ऐसा कर लो वैसा कर लो. तो आई वुड से इसमें 40 या 35 और 65 का रेशियो रहता है. 35% सूनर लेटर पैसा आ जाता है. अब जिसके पास है ही नहीं, अपने आप को बोल ही चुका है कि भैया लोग खत्म है, बिल्कुल नहीं है, तो वहां पर फिर भी चैलेंज बना रहता है. 100% कलेक्शन कहीं नहीं होती ना. 100% 30% कलेक्शन के बाद अगर हम लोग प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करते हैं कंपनी के बिहाफ पे, तो क्या कंपनी का जितना उस चीज में इन्वेस्ट हुआ होता है पैसा, भाई लॉयर के उसमें कोर्ट केस वगैरह में कंपनी के भी खर्चे होंगे, तो क्या वो चीज वहां से रिकवर होकर वहां से प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है? आपको मैं प्रॉफिटेबिलिटी की एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूँ. जब मेरी एक अंडरराइटिंग टीम अंडरराइट करती है कोई केस उसको लोन देने के लिए, राइट, तो उसमें आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया था, दोबारा करता हूँ. तो उसमें एक वो प्रोविजनिंग लेकर चलती है कि मेरा सेट ऑफ कस्टमर कैसा है. मेरी कस्टमर की सेगमेंटेशन होगी, सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी. ए बीइंग अ प्लेटिनम कस्टमर, बी बीइंग अ गोल्डन कस्टमर, सी बीइंग अ सिल्वर कस्टमर. अब क्या होगा, अब ये बेसिस बहुत सारे कट्स के ऊपर होता है. उसका फॉयर क्या है, उसका क्रेडिट स्कोर क्या है, उसके ऊपर कितनी ऑब्लिगेशंस है. बेसिस दैट उन पे प्रोसेसिंग फीस हम डिसाइड करते हैं. कैटेगरी ए में सबसे कम लेंगे, फिर उससे थोड़ी ज्यादा कैटेगरी बी, कैटेगरी सी. उसके बाद एक प्रोविजनिंग निकल के आती है कि हमारा पूल अगर 95% भी रिकवर हो जाता है या 93% भी रिकवर हो जाता है तो विल रिमेन प्रॉफिटेबल. तो प्रॉफिटेबिलिटी तो वहीं से शुरू होगी मेरी. अब उसके बाद क्या कर रहा हूं, जो मैं 100 आपने बोला अकाउंट अगर हम लीगल के लिए जाते हैं, वो 100 कहां से आए, वो उसी 7% से आए ना. 100 तो 93 तो आ चुके हैं, हम तो प्रॉफिटेबल हो चुके हैं. वट एवर कम्स फ्रॉम दिस 7% इज ऑल प्रॉफिट. ये सारा ही प्रॉफिट है, चाहे मैं वो 2 रुपए लगा के 100 रुपए ला रहा हूं, चाहे मैं 20 रुपए लगा के 100 रुपए ले आ रहा हूं, ठीक है. मेरा कॉस्ट टू रेवेन्यू बढ़ सकता है फर्दर प्रॉफिटेबिलिटी में, मगर वहां से जो भी आएगा वो प्रॉफिट में ही आएगा. वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मेरे को 2 लगा के 100 लेके आने हैं या 20 लगा के 100 लेके आने हैं. पहला मेरा स्टेप तो यही होगा कि मैं 2 लगा के 100 लेके आऊं, विच कुड बी लीगल नोटिस, pre-legal, maybe it starts from loan recall notice, loan demand notice, loan pre-legal notice, then legal notice. I would ensure कि मैं 2 लगा के 100 लाऊं. 20 लगा के 100 लाने वाला has to be my last option. Yes. क्योंकि वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी. cost to revenue, cost to collection, कुछ भी कह लो, तो वो कॉस्ट बढ़ जाएगा और वो कम आएगा. मगर क्या वहां से जो पैसा आ रहा है प्रॉफिट है, वो 100% प्रॉफिट है अगर उससे पहले मैं अपनी प्रोविजनिंग के हिसाब से मेरी बुक मेंटेन्ड है तो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो हम लोगों का बैड डेट होता है उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं? बैड डेट को कैसे हैंडल करते हैं, अभी हमने जो बहुत सारा डिस्कस किया उसके अंदर भी ये कहीं ना कहीं कवर हो रहा है. मगर एक चीज जो मैं एडवाइस करूंगा, इसमें एक चीज ऐड करूंगा, वो ऐड ये करूंगा, हमारे बैड डेट्स में ना, अगर मैं किसी भी कलेक्शन कंपनी के पास जाऊं या किसी भी कलेक्शन लीडर से मिलूं, मैं उससे बोलता हूँ कि तो आपके बैड डेट्स में क्या चल रहा है, सारे कहते हैं यार आपके डेटा में कनेक्टिविटी नहीं है यार, कस्टमर के साथ कनेक्टिविटी नहीं, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है. अब क्या वो कनेक्टिविटी क्यों नहीं है? मैंने बोला एक रीजन कस्टमर के पास था ना पे करने का, दूसरा रीजन हम बने थे. कनेक्टिविटी का भी रीजन हम ही है. अगर मैं आपको फोन उठाते हो और गौरव मेरा कस्टमर है और मैं गौरव को बोलता हूं कि गौरव मैं जज हूं,
सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि आई फील लाइक इट। Right. गौरव आपके पास ना सिर्फ 4 बजे का टाइम है, 4 बजे तक पेमेंट आ जानी चाहिए, अगर नहीं आई ठीक है तो हम क्या क्या करेंगे, ये ऐसे बोलते हैं। तो कस्टमर को लगता है मैं फ़ोन उठाता हूँ, मैं झाड़ी खाता हूँ या मेरे को बुरा ही लगवाता है। हाउ वुड आई इंश्योर बैड डेट्स में जो मेरी कनेक्टिविटी, जितने भी परसेंट कनेक्टिविटी है वो मेरी कनेक्टिविटी बनी रहे। सबसे बैड डेट्स को मैनेज करने का तरीका ये होता है, अगर गौरव मेरे से फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो मैं ये इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि गौरव से मैं पैसा निकलवा सकता हूँ। द मोमेंट गौरव से मेरी कनेक्टिविटी टूटी तो मेरे को नहीं पता मैं गौरव से पैसा ला सकता हूँ या नहीं ला सकता। तो बैड डेट्स को मैनेज करने का सबसे एक टॉप मोस्ट जो चीज़ है वो कनेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज़ मत होने दो। एट द एंड आपकी क्लोजिंग इतनी स्ट्रांग रखो कि अगली बार कस्टमर आपसे बात करे। इस कॉल पे कर रहा है नहीं कर रहा है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। बैड डेट्स को हमेशा डील करने में जब हमारे पास एक डेटा आता है बैड डेट्स का, तो हम डेटा पे सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास कनेक्टिविटी कैसे है। तो लेट्स से मेरे पास 15-20 हज़ार 50 हज़ार डेटा आया बैड डेट का, मेरे पास 10-15 बंदे बैठे हुए हैं, मैं उसको एक डायलर पे चढ़ा दूंगा प्रिडिक्टिव पे, और उसको मैं चर्न करूंगा। पहले राउंड में पता लगेगा कितने बंदों ने कॉल आंसर किया। एट द सेम टाइम मैं अपनी टीम को बोलूंगा जितने बंदों ने आंसर किया आई विल इंश्योर कि अगर मैं दोबारा ये चलाऊं तो दोबारा वो एटलीस्ट दीज पीपल शुड आंसर, ओवर एंड अबव कोई होगा तो ऐड होगा। सो हाउ आई एम ट्रैकिंग माई कनेक्टिविटी। पैसा तो मैं उसी से ला सकता हूँ जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ या जिससे मिल रहा हूँ। राइट, जिससे बात ही नहीं हो रही हवा उससे हवा से तो कहाँ पैसा नहीं आएगा? ले आ सकता। Point तो है। बैड डेट को मैनेज करने का सबसे एक टेक्निक है ये है, Right. फॉलोड बाय अदर डिफरेंट स्टेप्स की क्या स्टेप्स हो सकते हैं। क्या मैं लीगल जाऊंगा, क्या मैं लीगल लेटर से ही काम चल जाएगा, क्या मैं कस्टमर के पास जाकर मिल के उसकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, क्या मैं कैसे कस्टमर को और ज़्यादा सपोर्ट कर सकता हूँ, कैसे मैं एक फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट कर सकता हूँ कि मैं कस्टमर के पास जाऊँ, समझाऊँ कि पे करने के और ना करने के घाटे क्या हैं, पे करने के फायदे क्या हैं। ठीक है, सो क्योंकि मेरा हाथ ही निकल चुका है, बैड डेट्स इज माई पूछ। मैंने बोला वो पकड़ के 93% मैं प्रॉफिटेबिलिटी पे आ चुका हूँ, अब बैड डेट है जो पूछ है। Right. ठीक है, अब मैं उसको कैसे मैनेज कर रहा हूँ वो मेरे पे है। ठीक है, वहां से जो भी आएगा ना वो मेरा 100% प्रॉफिट ही होगा। सो दैट इज हाउ आई वांट टू इंश्योर दैट आई वुड स्टे कनेक्टेड विद माय कस्टमर्स हु आर इन बैड डेट्स। कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन बना के रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन के अंदर स्पेशली, या फिर हम लोग अगर फिनटेक कंपनी या बैंक्स की बात करें उसमें भी कस्टमर रिलेशन, आई थिंक इसी को बोलते हैं कि आपने अपने कस्टमर के साथ किस लेवल तक के रिलेशन रिलेशन मेंटेन बना करके। है। मैं आपको सेल्स में भी बता रहा हूँ, देखो मैं तो जर्नी स्टार्ट करता हूँ, मैं तो बेचता भी हूँ और कलेक्ट भी करता हूँ। ठीक है, बेचने में भी मेरे को वही रिलेशन चाहिए कि कस्टमर मेरे से ही क्यों खरीदे, कहीं और से क्यों ना खरीदे, और इधर देते हुए भी कस्टमर मेरे को ही क्यों पे करे, किसी और को पे क्यों ना करे। सो ये तो इसके बीच में समझ के रहेगी ना, एंड टू एंड जर्नी होगी, यहाँ पर दिया यहाँ पर लिया। ठीक है, दैट इज हाउ इट वर्क्स। क्या हम लोग कलेक्शन प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं? most of the collection process can be automated। वो कैसे? अब जैसे मैंने बोला, एक कस्टमर को लोन देते हुए जब हम उसकी कैटेगरी देखते हैं ए बी सी, ठीक है, वैसे ही हमारे पास उसका एक रीपेमेंट ट्रेंड है। क्या कस्टमर को बिना कॉल के, बिना किसी चीज के, क्या कस्टमर ड्यू डेट पे ऑटोमेटिकली पे कर रहा है? तो हम देखते हैं यार पिछले 4-5 महीने से तो ऑटोमेटिकली पे करता आ रहा है, क्या इस पे मेरे को कॉल करने की जरूरत है? मे बी नहीं, मैं अपना कॉस्ट कम कर सकता हूँ वहाँ पर। मैं क्या करूँगा, उसको एक ऑटोमेटिक रिमाइंडर यानी कि प्री ड्यू कलेक्शन में मैं D-3 में और सेम डे में एक मैसेज कर दूंगा और मैं उसको ऑटोमेट कर दूंगा। फॉलोड बाय कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में तो देखा कि वैसे तो कस्टमर ऑन टाइम है, यानी कि करंट स्टेटस है, मगर उसने कभी पिछले 2-3 महीने में एक बार डिफॉल्ट किया है या एक बार बाउंस हुआ है, तो मैं हो सकता है उसको D-3 से ना करके मैं उसको D-5 से कुछ प्रोसेस ऑटोमेट करा दूं। ठीक है, कॉल वगैरह करवा के एक बार रिमाइंडर करवा दो। और एक होगी कैटेगरी सी, ठीक है, जिन्होंने मल्टीपल डिफॉल्ट्स किए होंगे इन फ्यूचर, वो मेरा सबसे रिस्की कैटेगरी है। तो मैं उस कॉन्टैक्ट पॉलिसी को ऑटोमेट करा दूंगा, मगर वो थोड़ा सा पहले करा दूंगा उसको, और थोड़ा सा पहले करा दूंगा। हो सकता है उसमें मेरी ह्यूमन इंटरवेंशन लेके आऊँ, हो सकता है मैं इंश्योर करूँ उसको कॉल करवा के ह्यूमन इंटरवेंशन से कि बेनिफिट ऑफ स्टेइंग ऑन टाइम क्या है। ठीक है, वैसी ईमेल्स ऑटोमेट करवा दूँ, वैसे मैसेजेस ऑटोमेट करवा दूँ। मगर अगेन अभी तक मैं उसको ये बताऊंगा कि पे करने के फायदे क्या हैं, नुकसान अभी नहीं बताऊंगा। अभी फायदे बताने हैं, नुकसान उसको पता है। ठीक है, हो सकता है फायदे बता के मैं पॉजिटिव कलेक्शन को प्रमोट करूं। उसके बाद मैं, ये तो होगी
मेरी ड्यू डेट तक ऑटोमेशन, ये ड्यू डेट के बाद भी हो सकती है। अब ड्यू डेट से लेके 1 से लेके 3 के बीच में अगर कस्टमर पे नहीं कर रहा, दिस इज हम प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, कौन सी कस्टमर कैटेगरी के साथ हम यूज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बुलेट लोन या पेडे लोन में डील कर रहा हूँ, क्या मैं एक प्राइम ईएमआई लोन पे डील कर रहा हूँ, क्या मैं एक सब प्राइम कस्टमर के साथ डील कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे हम ये डीपीडी डिसाइड करते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड्स अगर एक बैंक देता है किसी को, आपके ड्यू डेट मिस होने पे भी कॉल नहीं आती, उसके 6-7 दिन के बाद आनी शुरू होती है। तो एवरी प्रोडक्ट हैज इट्स ओन कलेक्शन प्रैक्टिसेस, तो इसमें भी वैसे ही प्रैक्टिसेस हैं। मैं कौन से प्रोडक्ट के साथ डील कर रहा हूँ, D-0 पे यानी कि ड्यू डेट वाले दिन अगर मेरा पेमेंट डिफॉल्ट हो गया, मैं D1 पे क्या एक्शन ले रहा हूँ, D2 पे क्या ले रहा हूँ, या 1 से लेके 3 के बीच में क्या मेरी कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन जा रहा है, 4 से लेके 7 के बीच में क्या जा रहा है। लेट्स से मेरे पास 15 दिन तक कुछ नहीं आया, तो हो सकता है मैं 15 दिन में एक फील्ड मैसेज ऑटोमेट कर दूं कि आपके पास एक फील्ड विजिट करने, आपकी कंडीशन को समझने के लिए हमारा फील्ड एग्जीक्यूटिव आएगा, आपसे बात करेगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा उसी फील्ड मैसेज को देखते ही काफी लोग पे कर देते हैं, कहते हैं कि हमारे घर पे मत भेजना जी। सो देयर थिंग्स कैन बी ऑटोमेटेड, देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी ऑटोमेटेड, तो दैट इज हाउ वी रिड्यूस कॉस्ट एज वेल। अब मेरे पास 1000 कस्टमर है, तो उसमें से मैं देखता हूँ मेरे को सिर्फ 300 लोगों पर ही ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है, तो मैं अपना मैन पर एक्स्ट्रा क्यों लगाऊं और कॉस्ट क्यों बढ़ाऊं। राइट, सो सिंपल है, हो सकता है। सो डेट रिकवरी का जो प्रोसेस है फिनटेक, स्पेशली इन कंपनीज नॉट इन बैंक, बिकॉज बैंक का तो एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस रहता है डेट रिकवरी का। फिनटेक कंपनी में जो डेट रिकवरी कर रहे हैं उसमें क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं, बिकॉज ऐसा हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, बैंक्स तो बहुत सारी गवर्नमेंट हैं जो लेती हैं, तो अगर हम लोग एज अ कस्टमर के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं, और किस स्टेज पे जाके लेना चाहिए? कि स्टार्टिंग में मान लीजिए अगर 10 रीपेमेंट के बाद ले सकते हैं या 15 डिफॉल्ट के बाद ले सकते हैं, तो किस पॉइंट पे जाके कंपनी लीगल एक्शन लेती है और क्या लेती है? जो लीगल एक्शन है वो किसी भी हम अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड डेट पे ले सकते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो फिनटेक हो, चाहे वो एनबीएफसी हो, कोई भी हो। हम लीगल एक्शन अगर हमने पैसा दिया है तो हम रिकवर करने के लिए दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होती है अगर डिजिटल है या हम चेक प्रेजेंट करते हैं, बाउंस होता है, उस पर हम ले सकते हैं। अब कब लेना चाहिए? वो जब लेना चाहिए जब मेरा कॉस्ट टू कलेक्शन जब तक कम रहेगा, जब तक नहीं लेना चाहिए। अब मैंने देखा है कि अब 90 डेज हो गए, राइट ऑफ होने वाला है, एनपीए होने वाला है, ठीक है, तो मैं शायद 90th डे का वेट नहीं करूंगा, मैं 70 डेज के बाद मैं इनिशिएट कर दूंगा। अगेन बेसिस प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, मैं 60 डेज के बाद भी कर सकता हूँ, मैं इनिशिएट कर सकता हूँ। आई हैव अगेन अ सेट ऑफ सीरीज, आई विल गो विद लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस, प्री लीगल नोटिस, लीगल नोटिस, उसके बाद से आर्बिट्रेशन की तरफ हम जा सकते हैं। क्या मेरे को पहले हफ्ते में लीगल लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। क्या मेरे को 15 दिन के बाद एक लोन रिकॉल नोटिस भेजना चाहिए? हाँ भेजना चाहिए। 15 दिन से 30 दिन हो गए, कुछ नहीं आया, क्या 30वें दिन मेरे को लोन डिमांड भेजना चाहिए? हाँ भेजना चाहिए। 30 से 45 दिन फिर भी कुछ नहीं आया, क्या मेरे को प्री लीगल भेजना चाहिए? भेजना चाहिए। फिर उसके बाद आगे 15 दिन कुछ नहीं आया, 60वें दिन क्या मेरे को लीगल भेजना चाहिए? भेजना चाहिए। हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं और हम डेफिनेटली वी कैन गो लीगल। और कब लेना चाहिए मैंने आपको बताया, इंश्योर करना कि हमारी एनपीए का जो बुक साइज है वो ना बढ़ाए, उससे जो भी है पहले पहले हो जाए, ठीक है। कई लोग एनपीए होने के बाद लेते हैं, वाई टू मेक आवर बुक्स लुक फर्दर वर्स्ट, इंश्योर कि वट एवर कैन हैपन उससे पहले ही करो ना, वहां तक जाने क्यों दो। तो इफ आई वर टू टेक दिस स्टेप्स आई वुड डू इट लाइक दिस ओनली। सो अगर कस्टमर लीगल एक्शन ले, क्योंकि बहुत सारे एज आई टोल्ड यू कि हाँ बेचारे लोगों को परेशान किया जाता है, कई सारी सिटीज़ की, छोटे सिटीज़ में स्पेशली बहुत सारे लोग कस्टमर के घर पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तमाशा करते हैं, उनको ह्यूमिलिएट करते हैं, तो क्या कस्टमर जो है वो कंपनीज या बैंक्स के अगेन कोई एक्शन ले सकता है लीगल? क्या ऑप्शंस हैं उसके पास? ये मैं इस मैसेज के थ्रू आई वुड वांट कि हमारे कस्टमर्स को भी पता लगे कि हाउ शुड दे गो अगर उनके साथ कुछ गलत होता है। तो पहली बात तो हम गलत प्रमोट नहीं करते, अगर लेट्स से कुछ उनके साथ गलत हो रहा है तो एज पर आरबीआई, तो मैं आपको भी बता दूं, मैं 4 साल प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर भी रहा हूं अपनी जर्नी में, तो मेरे को आरबीआई का बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है व्हेन इट कम्स टू ग्रीवेंसेस, आरबीआई ग्रीवेंसेस। और कई लोगों को, कई कस्टमर्स को नहीं पता,
तो आई वुड सजेस्ट पहले जिस एंटिटी से लोन लिया उन्होंने, पहले वहाँ पर वो कंप्लेंट करें, रिटर्न कंप्लेंट करें, और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में लगाएं। हर एक रेगुलर एंटिटी को 30 दिन का टाइम दिया जाता है उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करने का, आरबीआई की तरफ से। आरबीआई की तरफ से। आपको 30 दिन के अंदर ये रिजॉल्व करना ही करना है। अगर वो 30 दिन के अंदर रिजॉल्व नहीं होता, कुछ भी हैरेसमेंट होता, कुछ भी अनएथिकल होता है कस्टमर के साथ, 30 दिन में नहीं रिजॉल्व होता, देन वो कस्टमर आरबीआई जा सकता है। आरबीआई जाके उनकी ओम्बड्समैन स्कीम के हिसाब से वहां पर कंप्लेंट कर सकता है। फिर आरबीआई उस पर अपना एक्शन या कंपनी से, रेगुलर एंटिटी से जवाब मांगती है कि जब कस्टमर आपके पास आया था तो रिजॉल्व क्यों नहीं हुआ, या आप उसको सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिला। बेसिस दैट आरबीआई उस पर पेनल्टी भी लगा सकता है। मगर कस्टमर अगर लीगल जाता है तो फिर वो आरबीआई के रास्ते नहीं जा पाएगा, आरबीआई का रास्ता बंद हो जाएगा। आरबीआई कहती है अगर आप लीगल जाओगे तो आरबीआई में, मतलब अगर आपने कोई केस वगैरह कंपनी में किया तो फिर आरबीआई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आरबीआई रिस्पॉन्सिबल नहीं। अब अगर कस्टमर के साथ हैरेसमेंट हुआ है, क्या हुआ है, किस टाइप का हुआ है, अगर वो कुछ साइबर क्राइम टाइप हुआ है तो डेफिनेटली कस्टमर को साइबर क्राइम जाके लीगल जाना पड़ेगा। जैसे मॉक वगैरह, फोटोज वगैरह आपने जैसे बताया, हाँ, अगर वो सब साइबर हुआ क्राइम तो के थ्रू cyber जाना crime पड़ेगा होगा। उसको। ठीक है, तो किस टाइप का है, कैन कस्टमर गो लीगल? डेफिनेटली कस्टमर गो लीगल। व्हाट इज द राइट वे टू रेज देयर कंसर्न? जो मैंने बताया, पहले रेगुलर एंटिटी के पास जाओ, रेगुलेटरी एंटिटी के पास जाओ, 30 दिन के अंदर आपको नहीं मिलता, आपको सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन, आप आरबीआई जाओ। एनीथिंग विच कॉल्स फॉर अ लीगल एक्शन, जहाँ पर आपको लगता है कि आपके साथ मारपीट हुई है कलेक्शंस के नाम पे, आपको कुछ मॉर्फ इमेजेस भेजी गई हैं, आपकी रेपुटेशन कॉम्प्रोमाइज की गई है, वी कैन ऑल्सो गो साइबर क्राइम के थ्रू जाओ, आप लीगल जा सकते हो। ठीक है, तो दोनों चीजें हो सकती हैं, बट आइडिया इज नॉट टू प्रमोट दिस एक्टिविटी, and that is how we should, all the companies should have this sort of awareness program for our customers too. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट पेमेंट को किस तरीके से हैंडल करते हैं एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। कस्टमर अगर कोई पेमेंट करने में लेट हो जा रहा है तो वो उस चीज को कैसे हैंडल कर सकता है, और कंपनी किस तरीके से हैंडल कर सकती है? देखो, मैं कस्टमर भी हूँ राइट। और मैं कलेक्टर भी हूँ। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ से आंसर देता हूँ। लेट्स से मेरा आज एक ईएमआई ड्यू है और मेरे को लगता है कि मेरे पास उस डेट को मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कस्टमर, I should reach out to that lender or company well in advance and tell them, look, I do not have money available in my account. ठीक है, I may not pay it. I'm being a customer, I am telling my situation to a lender जिससे मैंने पैसा लिया है कि इस बार मेरे पास पैसा नहीं है, इस डेट को नहीं होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग फंड्स, 10 को नहीं है, मैं 20 को दे दूंगा। ठीक है, उसके सामने से कंपनी बोलेगी अगर आपके पास पैसा नहीं है, 10 को नहीं दे सकते, 20 को दोगे। ठीक है, तो हाउ इट कैन इम्पैक्ट योर प्रोफाइल, और इफ यू डू इट ऑन टाइम, व्हाट ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग इट। ठीक है, इट्स गुड, हमको एक एज एन ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, हमको एक्नॉलेज करना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि नॉट मेनी कस्टमर डू इट। जैसे आप कॉल करके पहले बता रहे हो, हमको प्रमोट करना चाहिए ये हैबिट कि कस्टमर पहले ही बताएं कि मेरे पास पैसा नहीं है, रादर वो छुप के बैठ जाएंगे और डर के बैठ जाएं, इस डर से कि मैं पैसा नहीं दूंगा तो मेरे को तो झाड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये एक कल्चर, ये एटमॉस्फेयर, ये एनवायरनमेंट, ये हम ही ने क्रिएट करना है, क्योंकि मैं कस्टमर भी हूँ साथ में। अगर मैं कलेक्शन करता हूँ तो उसको मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे वो अवेयरनेस दे रहा हूँ। अगर कस्टमर को हम प्री ड्यू कॉलिंग में हमको एक पता लगता है कि हम अपनी सब प्राइम कस्टमर सेगमेंट पे हम कॉल कर रहे हैं और कस्टमर कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं होगा, तो हम वहीं पर उसको अवेयर करें कि अगर सिचुएशन बाई चांस कभी ऐसी आती है तो वुड रिक्वेस्ट यू टू कॉल अस इन एडवांस, उसको उसी टाइम बताओ। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन था क्या साथ में, लेट पेमेंट कंपनीज कैसे हैंडल करती हैं? लेट पेमेंट कंपनी, देखो, लेट पेमेंट इज ऑलवेज आई वुड से एडिशनल रेवेन्यू। ठीक है, जो हमारे पास आता है, एडिशनल इंटरेस्ट भी हमारे पास एक रेवेन्यू होता है। मगर जब हम लोन देते हैं ना, तो हम अपनी प्रोविजनिंग उस हिसाब से चलते हैं कि अगर वो डिफॉल्ट नहीं भी करेगा तो भी हम प्रॉफिटेबल हैं। मगर वो एक बार डिफॉल्ट जब कर जाता है ना,
तो हमको वो लेट इंटरेस्ट और रेवेन्यू से पहले हमको लगता है कि वो ऑन टाइम कब आएगा एज अ बिजनेस, क्योंकि यहाँ पर मेरे को पैसा आता हुआ नजर नहीं आ रहा, मगर बाई चांस वो कस्टमर ऑन टाइम आता है तो हम उल्टा प्रॉफिटेबल होते हैं। अब क्रेडिट कार्ड कंपनीज कैसे पैसा बनाती हैं? अब मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, ठीक है, क्रेडिट कार्ड यूज किया, 10,000 रुपया यूज किया, ड्यू डेट से पहले मैंने पे कर दिया, कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिया मैंने। राइट। मगर अगर मैं वो पार्ट पेमेंट में करूं या मिनिमम ड्यू के थ्रू करूं, दैट इज हाउ दीज कंपनीज आर मेकिंग और दीज बैंक्स आर मेकिंग मनी, otherwise they can't make money. So again, late payment is also additional revenue for a business. It's just how we need to articulate these words to a customer's mind. अभी क्या है कि just to make our collections easy, हम इसको टूल की तरह यूज करते हैं कि हम आपका वे ऑफ कर देंगे, हम आपका ये कर देंगे। डोंट गो दैट स्लो एंड, और हर चीज को वेव ऑफ कर, क्योंकि हमने कलेक्शन करनी है तो हम वेव ऑफ के लिए जाते हैं, ठीक है। मगर मैं ये कहता हूं हर एक किसी भी कलेक्टर को या किसी भी कलेक्शन कंपनी को, आप अगर लेट पेमेंट में थोड़ा सा हाथ टाइट करके चलोगे ना, इट वुड बी एडिशनल रेवेन्यू फॉर यू, अनटिल अनलेस पहला इंस्टेंस था कस्टमर ऑलरेडी टाइम पे करता आ रहा है, कुछ जेन्युइन दिक्कत आ गई है, 8-10 EMI पे करने के बाद 12वीं नहीं कर पा रहा है, 13वीं नहीं कर पा रहा, तो 1 टाइम 2 टाइम एक्सेप्शन कैन बी डन, बट दिस कैन नॉट बी अ बिहेवियर फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर कस्टमर बोथ। हम फिर गलत को प्रमोट कर रहे हैं। सो दैट इज हाउ वी नीड टू मैनेज लेट पेमेंट्स एंड ऑल। वेरी नाइस। सो नेक्स्ट राउंड हम लोगों का है रैपिड फायर। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग आपसे पूछेंगे एंड आपको उनका क्विक आंसर देना है तुरंत। ठीक है। ठीक। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको अपनी जॉब का सबसे ज्यादा फेवरेट पार्ट कौन सा लगता है? लोगों की मदद करना और उनको उनकी परेशानियों से बाहर निकालना, सिमिलरली अपने एम्प्लॉयज की मदद करना और उनको समझना। टॉप 3 कंपनीज जहां पर आप जॉब करना चाहेंगे? एक ही कंपनी है जो मैं खुद की बनाऊंगा, शायद उसी में काम करना चाहूंगा। फिनटेक इंडस्ट्रीज में आप किन चीजों को चेंज करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिले तो? मैं फाइनेंशियल लिटरेसी को चेंज करना चाहूँगा, मैं उसको प्रमोट करना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा अननेसेसरी कर्जा मत लो, ठीक है। इजी तो है, हाँ। मगर इसके अंदर ज़्यादा घुस जाएंगे तो हमारा फ्यूचर एज ए नेशन खराब हो जाएगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना यस, जरूरी है। एब्सोल्युटली। सबसे बेस्ट एडवाइस जो आपको मिली हो आपकी यंग एज में, जो आप आज लोगों को पास ऑन करना चाहेंगे? मेरी मम्मी ने दी थी, जब उनको दिख रहा था कि मेरा जो फ्यूचर है ब्लैक होल है में है, तो उन्होंने बोला था कि बेटा अगर तेरे को झाड़ू भी लगाना पड़े ना, तो इतनी अच्छी लगाइयो कि तेरे से अच्छी कोई ना लगा पाए। जो करो बेस्ट करो, बेस्ट करो, हाँ। परफेक्ट के साथ। काम के बाद आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना और क्रिकेट खेलना। आज भी खेलते हैं क्रिकेट? आज भी खेलते हैं। Yeah, so these are the some rapid fire question and this is the podcast on our collection. You literally changed my mind on collection कि किस तरीके से सोचना चाहिए अगर आप एक लोन ले रहे हो या आप एक लोन दे रहे हो, दोनों ही पर्सपेक्टिव से। So Absolutely. it was pleasure to talking you, sir. Thank Same you so here. much for coming on the podcast. थैंक यू। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। आई होप आपको मिस्टर पंकज ढाल की जर्नी से सीखने को मिला होगा कि किन एथिकल प्रैक्टिस का आप यूज करके अपने कलेक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।